अब हम अपने उपन्यास के चौथे चरण में पहुँच चुके हैं, यानी चौथे वीडियो में। अभी हम पढ़ रहे हैं इसके 12वें चैप्टर यानी 12वें भाग, उपन्यास के 12वें भाग को। तो चलिए पढ़ना शुरू शुरू करते हैं। नैयर नैयर के अपमान भरे व्यवहार से पूरी बहुत दुखी था। तो नैयर के अपमान से पूरी दुखी था। नैयर ने क्या अपमान किया था? नैयर ने जब उसे होटल के बाहर देखा था तारा के साथ, तो उसका अपमान किया था, तो इससे पूरी दुखी था। ठीक है। उसे अपनी आर्थिक दीनता पर लज्जा और क्षोभ भी था। मतलब वो अपनी आर्थिक स्थिति से बहुत दुखी था। उसने सोचा कि अपना और कनक का भविष्य बिगाड़ने से क्या लाभ। मतलब वो सोच रहा था कि अगर मैं शादी कर लूँ तो हम दोनों का भविष्य ही बिगड़ेगा, तो इससे क्या लाभ। रेडक्लिफ कमेटी ने बंटवारे की सीमाएं निश्चित कर दी थी। यानी याद रखिएगा, रेडक्लिफ कमेटी थी, इसने बंटवारे की सीमाएं निश्चित कर दी थी। परंतु अभी लाहौर के संबंध में कोई निश्चय नहीं हुआ था, क्योंकि इनका संबंध लाहौर से था और इनके जीवन पर प्रभाव लाहौर के मतलब लाहौर किस देश में जाएगा, इससे इनके जीवन प्रभावित होने वाला था। इसलिए उनके लिए यह महत्वपूर्ण था कि लाहौर किस देश में जुड़ेगा। तो अभी लाहौर तय नहीं हुआ है कि वह किस देश का भाग बनेगा, और रेड की कमेटी ने बंटवारे की सीमाएं निश्चित कर दी है। और जगह जगह इसके बाद है, पश्चिमी पंजाब के भीतरी जिलों में हिंदू भाग भाग कर लाहौर आ रहे थे। यानी जो पंजाब, देखिए, जो पंजाब का पश्चिमी क्षेत्र है, वहाँ के हिंदू लौट लौट कर लाहौर आए थे। उनका मानना था, बहुत सारे हिंदुओं का मानना था कि लाहौर हिंदुस्तान का भाग बनेगा। तो लाहौर आ रहे थे हिंदू। जगह जगह उनके कैंप लगे हुए थे। ठीक है। दूसरे दिन पुरी यानी जयदेवपुरी इतिहास की पुस्तक लेकर गौस मोहम्मद के यहाँ जाने निकला। यानी जो इतिहास की पुस्तक लिखने का कार्य गौस मोहम्मद ने उसे सौंपा था, उसे पूरा करके पूरी उस काम मतलब जयदेवपुरी उस काम को पूरा करके गौस मोहम्मद के पास उस पुस्तक को सौंपने जाता है, ताकि उसका काम पूरा हो सके और उसे कुछ पैसे भी मिल सके। रास्ते में उसे मसूद मिल गया। अब देखेंगे मसूद कौन है। रास्ते में उसे मसूद मिल गया। उसने बताया, कोई व्यक्ति रहा होगा, उसने बताया कि गौस मोहम्मद मारा गया। सुनकर पूरी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अब उसने इतने महीने लगाए थे पुस्तक लिखने में, और उसे पता चला, मतलब उसे एक व्यक्ति मसूद से पता चला कि गौस मोहम्मद जो कि संपादक था, मतलब जिसने उसे काम काम सौंपा था, वही मर गया। तो उसका काम पूरा व्यर्थ चला गया। उसकी 3 महीने की मेहनत मिट्टी में मिल गई। उसने एक अन्य हिंदू प्रकाशक से उस पुस्तक के संबंध में बात की, तो उसने बताया कि वह केवल मुसलमान प्रकाशकों की पुस्तक को ही पुस्तकें ही कोर्स में, मतलब क्या लिखा है कि अ, उसने एक अन्य हिंदू प्रकाशक से उस पुस्तक के संबंध में बात की, तो उसने बताया कि अब केवल मुसलमान प्रकाशकों की पुस्तकें ही कोर्स में लगती है। अच्छा, ऐसा। पुरी को कहीं सफलता नहीं मिली, यानी क्योंकि जयदेवपुरी हिंदू था, तो उससे ये कारण बताया गया कि मैं तुम्हारी पुस्तक नहीं छाप सकता, क्योंकि अब मुसलमान प्रकाशकों की पुस्तकें ही कोर्स में लगती है। मतलब लेखक भी मुसलमान होना चाहिए, और ऐसा कुछ, मतलब उनके बीच जातिगत कुछ वैमनस्य के कारण उसने छापने से इनकार कर दिया। लाहौर के पाकिस्तान में चले जाने की आशंका थी। अच्छा, मतलब ये संभावना थी कि लाहौर पाकिस्तान में चला जाएगा, परंतु वहाँ के हिंदुओं ने लाहौर न छोड़ी, जमे रहने का निश्चय कर लिया। अच्छा, हिंदू वहाँ से हटने वाले नहीं थे। मतलब उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब हम वहाँ वही रहेंगे, अब नहीं हटेंगे, और भले ही कुछ भी निर्णय हो। जुलाई के मध्य में सरकार ने घोषणा की कि सरकारी कर्मचारी यह निर्णय कर ले कि उन्हें पाकिस्तान में रहना है या हिंदुस्तान में। ठीक है। इस घोषणा से खलबली मच गई। अच्छा। भोला पांधे की गली के कई लोग बाहर जाने की योजना बनाने लगे। भोला पांधे लाहौर का एक गली था, तो वहाँ के लोग बाहर जाने की योजना बनाने लगे। परंतु सारा की शादी के 9 दिन रह गए थे। सारा सामान इकट्ठा किया जा चुका था,
निश्चय हुआ कि विवाह बिना धूमधाम के निश्चित तिथि को ही होगा। कनक नैयर परिवार के साथ नैनीताल जा चुकी थी। अच्छा, कनक वहाँ नैनीताल में थी। वहाँ से उसने पुरी को 200 रुपये के साथ एक पत्र भेजा। अच्छा, पुरी को एक पत्र भेजा गया। उसने पुरी को नैनीताल बुलाया था। पुरी ने उत्तर दिया कि वह तारा के विवाह के बाद दूसरी तारीख तक अ, आ, तारीख तारीख तक आएगा। देखिए, इसमें क्या है कि इस पूरे पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि जो लाहौर है वो पाकिस्तान में मिलने की आशंका लोगों में फैल चुकी थी। बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि मतलब सरकार ने घोषणा कर दी थी कि जो सरकारी कर्मचारी पाकिस्तान में रहना चाहते हैं वो पाकिस्तान में रह जाए, और जो हिंदुस्तान आना चाहते हैं वो हिंदुस्तान आ सकते हैं, और जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाना चाहते हैं मतलब जहाँ जाना चाहते हैं या जहाँ रहना चाहते हैं वहाँ रह सकते हैं। मतलब ये जनता के हाथ में छोड़ दिया गया कि जनता की स्वेच्छा पर छोड़ दिया गया कि किसको कहाँ रहना है। और इसके बाद यह थी कि इसके बाद इसमें और प्रमुख घटना दी गई है कि भोला पांडे की गली, हालाँकि महत्वपूर्ण नहीं है, इसको छोड़िए। जो इसी बीच जब ये घोषणा हुई तो तारा का विवाह सिर पर था। उसके विवाह को 9 दिन बचे थे। अब सारा सामान देखिए, पूरा सामान एकत्रित किया जा चुका है, विवाह की सारी तैयारियाँ हो गई है, और अभी घोषणा हो रहा है कि लाहौर में अभी घोषणा हो रहा है कि लाहौर अब पाकिस्तान में मिलाया जा रहा है। तो इससे अब उनके परिवार में बड़ी असमंजस की स्थिति में आ गए, लेकिन उनके परिवार के जो मुखिया लोगों ने तब निर्णय लिया कि जब तक विवाह नहीं हो जाता तब तक हम यहीं रहेंगे, और विवाह जो होता है मतलब ये तो नहीं कहा कि यहीं रहेंगे, लेकिन ये हुआ निश्चय हो कि विवाह बिना धूमधाम के निश्चित तिथि को ही होगा। मतलब उन्होंने विभाजन के मतलब लाहौर के पाकिस्तान में मिलने से अपने विवाह के तारीख पर कुछ प्रभाव मतलब क्योंकि जब लाहौर पाकिस्तान में मिलने वाला था तो हो सकता था दंगा हो या फिर आतंक की स्थिति हो, लेकिन उन्होंने विवाह की तिथि को नहीं टाली, और तो योजना बनाई कि बिना धूमधाम के विवाह निश्चित तिथि को ही होगा। अभी याद रखिए, कनक नैनीताल में है, किसके साथ है? नैयर परिवार, यानी अपनी दीदी कांता और अपने जीजा नैयर के साथ है। और अब उसे अपने आशिक, अपने बंदे पूरी की चिंता होने लगी है, इसलिए उसने 200 रुपये भेजे हैं। और और पुरी ने उसे जवाब में भेजा है कि सॉरी पुरी ने उसे जवाब में भेजा है कि जैसे ही मेरी बहन की शादी यानी तारा का विवाह होता है वह अगली तारीख को उसके पास पहुंच जाएगा नैनीताल। ठीक है। लाहौर में लाहौर में हिंदू मुसलमान शरणार्थियों के झुंड चले आ रहे थे। लाहौर में हिंदू मुसलमान के शरणार्थी झुंड के झुंड चले आ रहे थे। रतनबीर सिंह मेवाराम आदि कैंपों में जाकर हिंदुओं की सहायता कर रहे थे। अच्छा, यानी लाहौर में थे तो बहुत सारे हिंदू लाहौर आ रहे थे उधर पश्चिमी पंजाब से। तो बहुत सारे लोग मतलब ये जो लोग थे, रतन और वीर सिंह और मेवाराम, ये सब हिंदुओं की सहायता कर रहे थे। एक दिन वीर सिंह लौट कर नहीं आया। ठीक है। वीर सिंह लौट कर नहीं आया तो सारी गली में शोक छा गया, यानी ये भोला पांडु की गली का व्यक्ति था, तो सारी गली में शोक छा गया, वह मारा गया। और वह मारा गया था, मतलब उसकी मृत्यु हो चुकी थी, मतलब उसको मार दिया गया था। उसके दुखी माँ बाप लाहौर छोड़कर चले गए। बेटे के मरने के बाद माता पिता की, कहा जाता है ना कि बेटा माता-पिता की लाठी होता है, मतलब वो जो भी परंपरागत रूप से है, हालाँकि ये पूरी बात सही नहीं है, बेटी भी हो सकती है। तो अब माता-पिता को बहुत आघात लगा तो वो लाहौर छोड़कर चले गए। अब आगे क्या होता है, मास्टर जी के यहाँ तारा के विवाह की तैयारियाँ चल रही थी, यानी रामलू भाया के घर में की बेटी के विवाह की तैयारियाँ चल रही थी। एक दिन डॉक्टर प्राणनाथ मास्टर जी से मिलने आए, ठीक है? या वह इधर-उधर की बातें कर तारा के लिए नगीने जड़े बूंदों की जोड़ी देकर चले गए। प्राणनाथ जी इतने आधुनिक हैं, लेकिन उन्हें इस बात का थोड़ा-सा भी अंदाज़ा नहीं है कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। उनको कुछ अंदाज़ा है कि तारा जो है वो असद को पसंद करती है, लेकिन थोड़ा-बहुत तो उनको अंदाज़ा है, लेकिन वो कुछ करते नहीं, वो चुपचाप तमाशा देखते हैं। अब दूसरे मतलब परिवार के सदस्य भी नहीं है, तो उनको ये भी है कि उनको अधिकार भी नहीं है। और कह भी सकते हैं, और लेकिन उनको ये डर भी है कि मैं अगर इनके परिवार का सदस्य नहीं हूँ, तो मैं किस हैसियत से उनको कहूँ। तो वो चूँकि उनको आमंत्रित किया गया था, तो वो कुछ उपहार देकर चले जाते हैं कि मैं विवाह पर नहीं आ पाऊँगा, और संभवतः विवाह के दिन ही आए होंगे या फिर उससे पहले आए थे।
निश्चित दिन तारा का सोमराज के साथ विवाह हो गया, मतलब विवाह हो गया, ठीक है, विवाह हो ही गया वहाँ। तो ये भी लड़की कैसे है? तारा विदा होकर अपने ससुराल चली गई। कहानी यहाँ तक, यहाँ कहानी में अब मोड़ आएगा। 30 जुलाई को अखबारों में कांग्रेस और लीग की यह घोषणाएं प्रकाशित हुई कि हिंदुस्तान में मुसलमानों और पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों को पूरी आज़ादी मिलेगी। अच्छा, मतलब कांग्रेस और लीग ने यह घोषणा की कि दोनों देशों में दोनों धर्मों के लोगों को बराबर सम्मान और आदर और अधिकार मिलेगा। ठीक है। दोनों वर्गों के लोगों ने समझा कि चलो चिंता मिटी। अच्छा, ठीक है। लाहौर के हिंदू आश्वस्त 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 हो गए। मास्टर जी के कहने पर पूरी तारा को ससुराल लाने के लिए चलने वाला ही था कि बाबू राम जो आया। शीलो आदि ने घब घबराए लिखा है, लेकिन घबराए रहना चाहिए। घबराए हुए आकर सूचना दी कि तारा की ससुराल पर मुसलमानों ने हमला कर दिया था। तारा और सोमराज की बुआ गायब है, मकान जल गया है। सुनकर गली में रोना पीटना मच गया। क्या हुआ कि उसका जो भाई था, यानी कौन था, मास्टर जी के कहने पर पूरी मतलब मास्टर जी का बेटा यानी रामलू भाई का बेटा जयदेव अपनी बहन को ससुराल, चूंकि भारत में परंपरा है कि विवाह के कुछ दिन बाद मतलब बेटी को वापिस पिता के घर लाया जाता है। तो इसके लिए जयदेव अपनी बहन को लेने के लिए उसके ससुराल जाता है। लेकिन इससे पहले कि वह चलने वाला था, उसके जो ताऊ जी हैं वो दौड़ते हुए आते हैं और उसके साथ शीलो भी आती है, यानी उनकी बेटी आती है। और बोलने लगे, उन्होंने वो बताते हैं कि तारा के ससुराल पर मुसलमानों का हमला हुआ था। और उसके का और इस घटना के बाद जो तारा है और उसकी सोमराज की बुआ है वो घटना के बाद गायब है, मकान जल चुका है। तो इसके बाद पूरे गली में रोना पीटना शुरू हो गया। मतलब गली में शोक का वातावरण छा गया। ठीक है। अब देखते हैं ये 13वें, अब हम आ चुके हैं 13वें भाग में। 13वें मतलब पहले खंड के 13वें प्रकरण में बोल सकते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। पुरी के हवालात से छूटने के कुछ समय बाद लाहौर, ये हवालात कहाँ से आ गया? हाँ, हाँ, हाँ। माफ़ कीजिएगा। पुरी के हवालात से छूटने के कुछ समय बाद लाहौर हाई कोर्ट बंद हो गया था। अच्छा, मतलब जब पुरी को किसने छुड़ाया था? उसके जीजा जी ने छुड़ाया था। तो उसके छूटने के बाद लाहौर हाई कोर्ट बंद हो गया था। नैयर नैनीताल जा रहा था, तो नैयर नैनीताल, हाँ, नैयर नैनीताल में ही था, क्योंकि उसकी शादी भी हुई थी। नैनीताल जा रहा था। पंडित जी ने कनक और कंचन को भी उसके साथ भेज दिया। अच्छा, याद रखिएगा पंडित जी ने, मतलब कि क्या नाम है पंडित जी का नाम, जहाँ तक मुझे याद है गिरधारी है। पंडित जी जो भी है, कुछ और, जहाँ तक मुझे याद है गिरधारी जी था इनका नाम। पंडित जी ने कनक और कंचन यानी अपनी दोनों बेटियों को अपने जी उसके उनके जीजे के साथ यानी नैयर के साथ नैनीताल भेज दिया। अब नैयर वकील था तो हाई कोर्ट बंद हो गया, तो उसे नैनीताल जाना पड़ा। और ये सब मैं बता चुका हूँ वैसे बहुत सारी घटनाओं को। नैनीताल पंजाबियों से भरा हुआ था, मतलब पंजाब जो विस्थापित पंजाबी थे वो बहुत सारे लोग नैनीताल आ गए थे। नैयर पहले भी वहाँ आ चुका था। अच्छा, नैयर उस स्थान से परिचित था, इसलिए वहाँ से परिचित था। वह शाम को ब्रिज खेलने क्लब जाता था। ठीक है, ब्रिज एक गेम होता है, खेलने क्लब जाता था। वहाँ नैयर का उत्तर प्रदेश के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी श्री कृष्ण नारायण अवस्थी से परिचय हुआ। अच्छा, नैयर जहाँ खेलने जाता था वहाँ उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति, मतलब एक लोकप्रिय व्यक्ति, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी यानी पार्लियामेंट समझ रहे हैं आप, सेक्रेटरी सचिव कृष्ण नारायण अवस्थी जी को हाईलाइट कर लेते हैं। तो कृष्ण नारायण अवस्थी जी से उसका परिचय हुआ। नैयर ने कनक से भी, अरे ये क्या, नैयर ने कनक से भी उनका परिचय करा दिया। यानी नैयर ने कनक की भेंट पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी कृष्ण नारायण अवस्थी से परिचित कराया कनक को।
एक दिन कनक रास्ते में घूमते एक दिन कनक को रास्ते में घूमते अवस्थी जी मिल गए। उन्होंने उसे नैयर के साथ घर आने का निमंत्रण दिया। अच्छा, मतलब जो अवस्थी जी उन्होंने कहा कि तुम अपने जीजा जी के साथ किसी दिन घूमने आना मेरे घर, ठीक है। नैयर कांता आदि के साथ उनके घर गया, ठीक है। मतलब वो पूरे परिवार को लेकर यानी पत्नी और अपनी साली को लेकर उनके घर पहुंचा। चाय पीने के बाद अवस्थी जी अपने क्या है पर्दानशीन बीवी से मिलाने कांता और कनक को घर के भीतर ले गए। पर्दा नशीन बीवी से यानी पर्दा में रहने वाली, संभवतः ऐसा कुछ हो सकता है। अब उसकी पर्दा नशीन मुझे समझ नहीं आया, पर्दा नशीन मतलब क्या? तो बीवी से मिलाने के लिए कनक और कांता को अंदर ले गए। उन्होंने उन दोनों को सामाजिक कार्यों में सहयोग देने का आग्रह भी किया। मतलब संभवतः चूंकि ये वकील थे तो उनके सामने नहीं कर सकते थे, तो जो ये नारायण जी थे उन्होंने दोनों को कहा कि तुम सामाजिक कार्यों में सहयोग दो। अब संभवतः नैयर का स्वभाव कुछ ऐसा रहा होगा कि उनके सामने यह बोलना उचित नहीं था। इसलिए उन्होंने आग्रह किया कि अभी नैनीताल में पंजाबियों की स्थिति ठीक नहीं है, तुम सामाजिक कार्यों में सहयोग करो। लौटते समय रास्ते में कनक ने नैयर से कहा कि 2 महीने की अवधि समाप्त हो रही है और मैं पुरी को पत्र लिखना चाहती हूँ। अब देखो, पुरी को पत्र लिखना चाहती हूँ, अब वो पुरी को पत्र लिख रही है ना, लेकिन जानबूझ के हो रही है, क्योंकि अभी किसने पत्र लिखा था कि तुम कब आओगे, और तो तारा जो जयदेव ने जयदेव ने उत्तर दिया था कि मैं अपनी बहन के विवाह के बाद आऊँगा। ये किसने लिखा था? ये किसी ने तो लिखा था, कनक ने लिखा था। तो वो अब औपचारिकता के लिए अपने जीजा से पूछ रही है कि मैं अब पत्र लिखना चाहती हूँ। नैयर ने उसे टाल दिया। नैयर ने कहा, रुको भाई, रुको। एक दिन कनक अवस्थी जी के यहाँ अकेले गई, ठीक है। एक दिन कनक अवस्थी जी के यहाँ गई। अवस्थी जी ने उसे नौकरी के संबंध में कहा, तो उन्होंने उत्तर दिया कि वह लखनऊ अवस्थी जी से उसने नौकरी के संबंध में कहा, तो उन्होंने उत्तर दिया कि वह लखनऊ आ जाए, वह प्रबंध कर देंगे। कनक प्रसन्न हो लौट गई। तीसरे दिन वह मिसेस पंत से मिलने उनके बंगले गई। वहाँ अवस्थी जी भी थे। उन्होंने उनकी प्रशंसा करते हुए मिसेस पंत से उनका परिचय करा दिया। वहाँ से कनक उत्साह में भरी लौटी। उसने बैंक की नौकरी करने का निश्चय कर लिया। मतलब क्या हुआ कि एक दिन कनक अवस्थी जी के घर जाती है और नौकरी के बारे में पूछती है, और अवस्थी जी कहते हैं कि लखनऊ आ जाओ, उसके बाद वो प्रबंध कर देंगे। कनक प्रसन्न हो उठती है, और तीसरे दिन क्या होता है कि वो मिसेस पंत के बारे में पता चलेगा, मुझे अभी इसकी जानकारी नहीं है। मिसेस पंत से मिलाने के लिए तीसरे दिन वह मतलब जो अवस्थी जी मिसेस पंत से मिलाने उनके बंगले पर गई। एक सेकंड। देखिए, यहाँ लिखा है कि तीसरे दिन वह मिसेज पंत से मिलने उनके बंगले पर गई। वहाँ अवस्थी जी भी थे। उन्होंने उसकी प्रशंसा करते हुए मिसेज पंत से उसका परिचय करा दिया। वहाँ से कनक उत्साह में भरी लौटी। उसने बैंक की नौकरी करने का निश्चय कर लिया। यानी मिसेज पंत जो थी संभवतः जो बैंक की कुछ कर्मचारी रही होंगी, और जो अवस्थी जी थे उन्होंने उसको मतलब उनसे नौकरी की सिफारिश की होगी कि ये जो कनक है ये काफ़ी अच्छी है, और इसे नौकरी दिला मतलब कुछ कहा होगा उन्होंने कि ये काफ़ी काबिल है, इसे कुछ मिल जाता तो अच्छा होता। तो संभवतः उसे कुछ आशा मिल गई कि अब उसकी नौकरी लग जाएगी। और लाहौर से पंडित जी का पत्र आया कि यहाँ हालत बहुत ख़राब है। यानी लाहौर से नैनीताल पत्र आ रहा है। लाहौर मतलब पंडित जी मतलब कनक के पिताजी पत्र भेज रहे हैं कि अभी लाहौर की स्थिति बहुत ख़राब है। उन्होंने अपना रुपया बैंक की दिल्ली ब्रांच में भिजवा दिया है। उन्होंने मतलब उनको लगने लगा कि अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है, तो उन्होंने दिल्ली ब्रांच में भिजवा दिया पैसा। और नैयर को और कहा कि नैयर को भी ऐसा करना चाहिए। मतलब नैयर के बहुत सारे संपत्ति संभवतः लाहौर में रहे, मतलब यहाँ पाकिस्तान के वाले भाग में रही होगी, तो उनको लगा कि उसको भी भिजवा देना चाहिए पैसा दिल्ली वाले ब्रांच में। अब लाहौर में रहना संभव नहीं है, मतलब उसके पिताजी का मानना था कि अब लाहौर में रहना संभव नहीं है। नैयर ने लाहौर जाने का इरादा किया।
कनक ने पुरी को अच्छा मतलब अब नैयर को ने सोचा कि मुझे भी संपत्ति-वपत्ति जितना भी बचा-वचा है सबको इधर ट्रांसफ़र कर लेना चाहिए। कनक ने पुरी को नैनीताल आने के लिए क पत्र लिखा। कनक ने पुरी को नैनीताल आने का अच्छा मतलब जीजा नहीं पता जीजा जी से उसने अनुमति ली थी कि नहीं, लेकिन अब उसने पत्र लिखा किससे किसके लिए मतलब पुरी को पत्र लिखा कि वो नैनीताल आ जाए। कुछ दिन बाद उसे पुरी का पत्र मिल गया। अच्छा, क्लब में हिंदुस्तान पाकिस्तान की स्थिति और राजनीति को लेकर काफ़ी विवाद होता रहा। अच्छा, क्लब में ठीक है। कुछ लोगों ने मुसलमानों की नीयत में संदेह व्यक्त किया, लीग की उपर्युक्त घोषणा के बावजूद भी। अच्छा, यहाँ बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने मुसलमानों की नीयत में संदेह व्यक्त किया, लीग की उपर्युक्त घोषणा के बावजूद भी। अच्छा मतलब कहना ये था कि मुस्लिम लीग की घोषणा थी कि यहाँ हिंदू स्वतंत्रता पूर्वक रह पाएँगे यानी पाकिस्तान में। लेकिन कुछ मतलब बहुत सारे हिंदुओं सशंकित थे कि वो मतलब मुसलमानों की नीयत से सशंकित थे कि कभी ये सांप्रदायिकता में आकर अब हमसे बैर ना मतलब बैर ना ठान ले। क्योंकि लंबे समय तक दोनों धर्म के लोग ने आपस में इतनी लड़ाइयाँ लड़ी थी और इतने कत्लेआम मचाया था कि ये डर आना स्वाभाविक सी बात है। अब आगे देखते हैं कि परंतु नैयर को उस घोषणा पर पूरा-पूरा विश्वास था। तो नैयर को अभी भी विश्वास बना है कि लाहौर में हिंदुओं की स्थिति अच्छी रहेगी। अ, विश्वास था कि उसे लाहौर नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब नैयर सोच रहा है कि अभी भी लाहौर में कुछ नहीं हुआ है, कुछ हिंदुओं को कुछ नहीं होगा। वो सोच रहा है कि लाहौर अभी छोड़ना नहीं चाहिए। वो अपने जो ससुर जी हैं उनकी बातों को मतलब नज़रअंदाज कर रहा है। पूरी नैनीताल आकर कनक की पूर्व व्यवस्था अनुसार एक शानदार होटल में ठहर यानी चूँकि कनक ने जयदेव पुरी को पत्र भेजा था कि तुम आ जाओ नैनीताल और जयदेव अपनी बहन की विवाह के पश्चात आ गया और क्या हुआ कि जो कनक थी उसने कनक ने अपने प्रेमी यानी आशिक जयदेव के लिए एक होटल में पूरी व्यवस्था कर दी थी, तो उसे एक होटल में ठहरना पड़ा और यह एक यूरोपीय होटल था। छोटे होटल सब भरे थे, तो महँगे होटल का किराया देना पड़ा उसे मतलब इसको कनक को। पूरी इस होटल की शान और आराम को देख भौचक्का रह गया, परंतु उसे खूब आनंद आया। दोनों मिलकर बड़े प्रसन्न थे। कनक ने पुरी को अवस्थी जी द्वारा दिए गए अच्छा आश्वासन के संबंध में बताया। अच्छा, कनक ने बताया कि अवस्थी जी एक हैं पार्लियामेंट्री के सेक्रेटरी यानी सचिव हैं और उन्हें ऐसा-ऐसा कहा है, ठीक है, तो पुरी से बताया। पुरी ने उसे तारा के विवाह और बाद की घटनाओं के संबंध में बताया। मतलब पुरी ने बताया कि मेरे बहन का विवाह हुआ था, उसके बाद खबर आया कि उसके घर में आग लग गई और दुर्घटना मतलब उस घटना के बाद उसकी बहन और सोमनाथ की बुआ गायब हैं। तो ऐसा सूचना उसने मतलब ये इस बात को उसने अपनी बंदी को यानी कनक को बताया। वह दोनों नैनीताल में चुपचाप परस्पर मिलते रहे, परंतु एक दिन नैयर ने उन्हें देख लिया। अब देखो, ये जो कनक है इसने पैसे खर्च करके उसे होटल में रखा था, लेकिन नैयर ने उसे एक दिन देख ही लिया कि ये अपने बंदे से मिलने लगी। नैयर ने पुरी को नैयर ने पुरी का स्वागत कर हाल-चाल पूछे। यानी नैयर भी अब मानता था कि ये लोग अब शायद उसको भी लगने लगा था इनके प्यार पर दम है। तो नैयर ने पुरी का स्वागत कर हाल-चाल पूछे। कनक के घर वाले इस घटना से मन ही मन नाराज़ और खिन्न हुए। मतलब कनक के जब घर वालों को पता चला कि ये जो कौन मतलब जयदेव है, वो नैनीताल तक पहुँच गया है, तो कनक के घर वालों का सामान्य-सी बात है कि इस बात में नाराज़ होना तो लाज़मी है। कनक के कहने पर पूरी अवस्थी जी से मिलने लखनऊ चला गया। संभवतः मैं जो बोल रहा था, वो नौकरी की जो बात की थी, वो कनक ने अपने प्रेमी यानी जयदेव के नौकरी के बारे में अवस्थी जी से बात किया था, ठीक है। पुरी लखनऊ चला गया था। तो ठीक है। पुरी लखनऊ चला गया था, कनक दुविधा में थी। ओह! उसने अपने निश्चय के संबंध में पिताजी को लाहौर पत्र लिखा। उन्होंने उत्तर दिया कि कनक अभी प्रतीक्षा करे, 15 अगस्त के बाद की स्थिति पर गौर कर
18 अगस्त तक नैनीताल आएँगे, तभी बात करेंगे। यानी चूँकि अभी उसका प्रेमी लखनऊ जा चुका है नौकरी के लिए और उसने अपने पिता को यह पत्र लिखा कि अब वो विवाह करेगी तो मतलब मैं ब इसमें लिखा नहीं है लेकिन मुझे लग रहा है कि उसने पत्र लिखा होगा कि अब मैं इसी से विवाह करूँगी। और पिताजी ने कहा कि पन देख बेटी अभी 15 अगस्त तक इंतज़ार करो, उसके बाद मैं खुद नैनीताल आ रहा हूँ और उसके बाद बात करेंगे। तो आगे देखते हैं होता क्या है। नैयर ने समाचार पढ़कर बताया कि पश्चिमी पंजाब में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है। यानी नैयर को समाचार मिला समाचार पढ़कर बताया कि पश्चिमी पंजाब में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है। लाहौर में आग लग रही है और हिंदू लाहौर छोड़कर भाग-भाग कर आ रहे हैं। यह सुनकर सब स्तब्ध हो गए। मतलब नैयर ने समाचार सुनाया कि अब लाहौर पा पश्चिमी पश्चिमी पंजाब में हिंदुओं की जो स्थिति है वो बहुत ख़राब है। वहाँ उनको बहुत बुरी तरह प्रताड़ित किया जा रहा है और उनकी हत्याएँ की जा रही है। और लाहौर में भी स्थिति कुछ अच्छी-ख़ासी नहीं है। वहाँ से भी हिंदू भाग-भाग कर पूर्वी पंजाब या फिर भारत के अन्य हिस्सों की ओर पलायन कर रहे हैं। तो ये समाचार जब उनके घर में पहुँची यानी नैनीताल के न मतलब नैयर की जब पत्नी यानी कांता और कनक को पता चला तो सब स्तब्ध थे। अब हम बढ़ते हैं अपने उपन्यास के पहले खंड के अंतिम अंक की मतलब माफ़ कीजिएगा अंतिम प्रकरण की ओर। संभवतः ये अंतिम प्रकरण है। माफ़ ये सॉरी 15 है ना 15 16 है 3 17 भी है वॉव! पढ़ा भी नहीं 17 हाँ, तो 17 प्रकरण है हम अभी पहुँचे हैं, कुछ बाकी है अभी तो इधर चलिए पढ़ लेते हैं इतना तो थोड़ा-सा। ससुराल पहुँचने पर घर की औरतों ने तारा का स्वागत किया। अच्छा मतलब ये देखिए ये पूर्व मतलब पीछे की बातों को बताया जा रहा है कि क्या-क्या हुआ था। ससुराल पहुँचने पर घर की औरतों ने तारा का स्वागत किया, ठीक है। मुँह दिखाई की रस्में अदा की गई। रात को तारा को ऊपर के एक कमरे में पहुँचा दिया गया। सोमराज के आने पर तारा ने रोमांच का अनुभव करते घूँघट निकाल लिया। सोमराज ने पिछली बातों को का उलाहना देते हुए कि वह उससे शादी नहीं करना चाहती थी उसे खूब मारा-पीटा। मारा-पीटा, बाप रे! मतलब सोमराज इतना दरिंदा इंसान से देख रहे हो माता-पिता ने एक ऐसे दरिंदे से अपनी बेटी का विवाह करा दिया है जो उसे इस बात पर पीट रहा है कि तुम मुझे क्यों नापसंद करते हो। माता-पिता भी अपने बच्चों के का हित कभी-कभी अक्सर हित ही नहीं कर पाते, अहित ही अक्सर करते हैं मेरी दृष्टि में तो। रात में तारा ने आत्महत्या करने का निश्चय कर लिया। अब तारा को लगा कि इस दरिंदे के साथ रहना कभी उसे स्वीकार नहीं है उसने आत्महत्या करने का निश्चय कर लिया। रात में मुसलमानों ने आक्रमण कर दिया। सोमराज कमरे से बाहर निकल गया परंतु तारा बगल के एक मकान की छत पर कूद गई। मतलब सोमराज कमरे से बाहर निकल गया यानी बचने के लिए बाहर निकल गया परंतु तारा बगल के एक मकान की छत पर कूद गई। वह घर मुसलमानों का था। वे लोग भले आदमी थे मतलब जो जिस घर में जो तारा तारा ने छलांग लगाया था वो भले व्यक्ति थे। इसलिए उन्होंने तारा के आग्रह करने पर उसे नीचे नीचे गली में उतर जाने दिया। अच्छा, नीचे गली में उतर जाने दिया। अच्छा ठीक है। वह गली कुछ दूर ही गई थी। अच्छा मतलब जो गली थी वो छोटी गली थी। मतलब वो माफ़ कीजिएगा वह गली की कुछ दूर ही गई थी। तो यहाँ बस की नहीं लिखा है लेकिन होना चाहिए संभवतः। वह गली के कुछ दूर ही गई थी के रहना चाहिए के कुछ दूर ही गई थी कि एक मुसलमान गुंडा उसका मुँह बंद कर उसे अपने घर उठा ले गया। क्या हुआ कि उस घर के लोग भले व्यक्ति थे लेकिन कितना भी भला हो लेकिन दूसरे व्यक्ति की मदद करना उस समय इतना बड़ा दंड हो सकता था कि लोग अपने परिवार के सदस्यों से हाथ धो बैठ सकते थे। इसलिए उन्होंने उसकी और कोई मदद नहीं की और उसे तारा को स्वतंत्र रूप से जाने दिया और गली में कुछ दूर वो चल पाई थी। वो गली से कुछ दूर ही पहुँची थी कि एक मुसलमान गुंडा आया उसने तारा का मुँह बंद करके उसे उठाकर ले गया।
उसने तारा पर बहुत अत्याचार किया, परंतु तारा ने समर्पण नहीं किया। उसे कोठरी में बंद कर दिया गया। सुबह होने पर तारा को लेकर एक गुंडे नब्बू और उसकी बीवी ने मोहल्ले वालों को बुलाकर सारी स्थिति उन्हें बता दी। अरे यार, मैं दूसरे लाइन में माफ़ कीजिएगा, मैंने अगली लाइन पढ़ ली। सुबह होने पर तारा को लेकर उस गुंडे नब्बू और उसकी बीवी में खूब झगड़ा और मारपीट हुई। अच्छा, मतलब जो गुंडा उठा के ले गया था उसका नाम नब्बू था और उसकी बीवी बीवी के बीच बहुत मतलब झगड़ा और मारपीट हुई। नब्बू के बाहर चले जाने पर उस औरत ने, मतलब उसकी बीवी ने, मोहल्ले वालों को बुलाकर सारी स्थिति बता दी। यानी उसने बता दिया कि मेरे क्या बोलते हैं, शौहर ने इस लड़की को उठा ले आया है और इसके साथ बहुत जुल्म जुल्म किया है। तो ये सब उसने अपने मोहल्ले वालों को बता दिया। तय हुआ कि तारा को मोहल्ले के एक प्रभावशाली बुजुर्ग हाफिज इनायत अली को सौंप दिया जाए। ये बुड्ढे को सौंप दिया गया, ठीक है। ये संभवतः ये अच्छा व्यक्ति नहीं था, मैं आगे शायद ये कुछ कुछ पता है कहानी का। तो इस बुड्ढे को सौंप दिया गया बुजुर्ग को। उनका मुसलमानों में बहुत आदर था, उसको बहुत मुसलमान मानते थे। जहाँ अ, वह तारा को जहाँ वह चाहे वहाँ पहुँचा देने का आश्वासन देकर अपने घर लिवा ले गया। मतलब उसने तारा से कहा कि तुम जहाँ चाहती हो वहाँ मैं पहुँचा दूँगा, और इस आश्वासन के साथ वह उसे अपने घर ले गया। उनके घर की औरतों ने तारा को हाथों हाथ ले लिया, मतलब उनकी घरों ने घर की जो स्त्रियाँ थीं, उन्होंने ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया। उन्होंने अच्छे से उसको, मतलब आदरपूर्वक घर में स्थान दिया और रहने के लिए जगह दी। तारा बहुत कृतज्ञ हुई। तारा की तबीयत सँभलने पर हाफ़िज़ जी उसे कुरान सुनाने और मुसलमान बनाने के लिए समझाने। अब ये उसका धर्म परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं। कौन? ये जो बुज़ुर्ग हैं, ये इसका धर्म परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब एक तरह से ये सब बनाने और मुसलमान बनाने, यहाँ पास लिखा है उसको ही मैं पढ़ रहा हूँ, मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ। सारा घर के कामों में हाथ बटाने लगी। एक दिन उसने हाफिज जी से कहलवाया कि वह उसे उसके पिता के घर पहुंचा दे। यानी तारा ने किसी और से कहा होगा घर की स्त्रियों से कि वह चाहती है कि वह अपने पिता के घर पहुंच पहुंच जाए। उन्होंने बताया कि उसकी गली के सब हिंदू लाहौर छोड़कर चले गए। मतलब हाफिज़ जी ने बताया कि उसकी गली के, मतलब जो भोला पांडु की गली, यानी उसका जो घर है, उस घर के सब लोग, सभी हिंदू जो थे, वो लाहौर छोड़कर चले गए हैं। ये बात उससे हाफिज़ जी से पता चली। एक दिन उसका छोटा पुत्र एक दिन उनका ये क्या उसका क्यों पढ़ रहा है? अरे यार। एक दिन उनका छोटा पुत्र अमजद, संभवतः अमजद ही है, अभी यहाँ पर क्या लिखा है ये तो मैं भी नहीं पढ़ पा रहा। अमजद अमृतसर से बचकर आ पहुंचा। यानी जो हाफिज जी के एक पुत्र था जो अमृतसर में रहता था, जिसका नाम अमजद था। वो अमृतसर के बचकर, यानी अमृतसर में मुसलमानों की स्थिति ठीक नहीं थी, तो वहाँ से बचकर वो अमृतसर से बचकर वहाँ पहुँचा, यानी अ, पंजाब के पश्चिमी क्षेत्र में। ये क्या दूसरे दिन से ही उसे लाहौर पुलिस में ड्यूटी पर लगा दिया। मतलब जैसे ही वो अमृतसर से लाहौर पहुँचा, तो जो मतलब हाफिज़ जी का जो बेटा था उसे लाहौर पुलिस ने ड्यूटी पर लगा दिया। हाफिज हाफिज जी ने तारा को मुसलमान बन जाने के लिए फिर समझाया, मगर उसने इनकार कर दिया। इस पर सब लोग तारा से नाराज़ हो गए। तारा ने अमजद से कहा कि वह उसे हिंदुओं के कैंप में पहुंचा दे, परंतु अमजद ने इनकार कर दिया। ईद के दूसरे दिन अमजद ने तारा से कहा कि कल तुम्हें पुलिस के साथ कैंप पहुंचा दिया जाएगा। अच्छा, कल तुम्हें, मतलब देखिए कि जो हाफिज जी हैं वो उसे मुसलमान बनाना चाहते हैं, लेकिन वो बार बार इनकार कर रही है। तारा, मतलब कनक है जो है, कनक है ना, सॉरी, माफ़ कीजिएगा, तारा जो है वो बार-बार बोल रही है कि मैं नहीं बनना चाहती, नहीं बनना चाहती। लेकिन इसी बात से उसके जिस घर में वो ठहरी है, उस घर के स्त्रियाँ और पुरुष पुरुष सभी नाराज़ मतलब होने लगे हैं इस बात से। और जो हाफिज़ जी हैं, उनका एक छोटा बेटा अमृतसर से बचकर यहाँ लौट गया है। और जब
सारा उससे कहती है यानी अमजद से कहती है कि तुम मुझे हिंदुओं के कैंप में पहुँचा दो ताकि मैं अपने पिता के घर पहुँच सकूँ। तो अमजद अमजद कहता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करता लेकिन मदद कर सकता, लेकिन वह एक दिन ईद के दूसरे दिन उसका मन में कुछ परिवर्तन होता है, मतलब उसकी विचार में परिवर्तन होता है। वह सोचता है कि उसे उसकी मदद करनी चाहिए और वो बोलता है कि मैं तुम्हारी इतनी मदद कर सकता हूँ कि मैं तुम्हें पुलिस के साथ कैंप में पहुँचा दे मतलब पहुँचवा दूँगा। ठीक है, अब देखते हैं अगले प्रकरण में क्या होता है। अ, 15 अगस्त को सब लोग घर और दुकानें सजाने लगे। अच्छा, 15 अगस्त को चूँकि घोषणा होने वाली थी तो सभी लोग घर और दुकानें सजाने लगे। नैनीताल में सब जगह राष्ट्रीय झंडे फहरा दिए गए। अच्छा, स्वतंत्रता मिल चुकी थी देश को तो राष्ट्रीय झंडा फहरा दिया गया। पंजाब के कत्ल के समाचार सुन पंजाबियों के चेहरे मुरझाए हुए थे। मतलब खुले एक तरफ तो जहाँ देश को आज़ादी मिल रही थी वहाँ कत्लेआम भी मचा था देश के अनेक भागों में, तो चेहरे मुरझाए हुए थे पंजाबियों के। वोट क्लब में भोज की तैयारियां हो रही थी, ठीक है। कनकपुरी के लखनऊ से लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। यानी देखिए कनक अभी नैनीताल में थी और जो लखनऊ में उसका आशिक गया है नौकरी के लिए, यानी जयदेव नौकरी के लिए लखनऊ गया है, तो कनक अभी उसकी प्रतीक्षा कर रही है। पुरी ने उसी उसी दिन लौट कर समाचार सुनाए कि लखनऊ में वह मिसेस पंत, अवस्थी जी आदि सबसे मिला, परंतु सफलता नहीं। यानी मिसेस पंत और अवस्थी जी ने उसे विश्वास दिलाया था, यानी कनक को विश्वास दिलाया था कि कुछ इंतजाम हो जाएंगे, लेकिन लेकिन जयदेव ने बताया कि वह उनसे मिलकर आया है लेकिन कुछ सफलता नहीं मिली रोजगार के लिए, यानी कुछ आजीविका के लिए। पंजाबियों के प्रति वहाँ अच्छी भावना नहीं थी। अच्छा, मतलब बता रहा है, कौन बता रहा है? जयदेव कनक से बताया कि वहाँ पंजाबियों के प्रति अच्छी भावना नहीं थी। सुनकर कनक व्याकुल हो उठी, अब क्या होगा? अब वो सोच रही है कि अब मैंने इसको बुला लिया, अब इसको रखूँ कहाँ? और दूसरी बात, अब इसको कुछ रोज़गार भी नहीं मिले तो अब आगे कैसे होगा? कैसे गुज़ारा होगा इसका? वो चिंतित है। पूरी लाहौर लौट जाने के लिए छटपटा रहा था। अब वो लाहौर लौटने के लिए छटपटा रहा था, परंतु उसे 18 तारीख तक रुक जाने के लिए कहा। यानी कनक ने कहा कि तुम 18 तारीख तक रुक जाओ, उसके बाद तुम चले जाना। घर लौटने पर कनक को मालूम हुआ कि लाहौर की स्थिति नैयर की सारी जायदाद पर मुसलमानों गला सूख रहा है। पूरी ठीक है, पूरी लाहौर लौटना चाहता था, परंतु क्या हुआ कि उसे 18 तारीख तक रुक जाने के लिए कहा, मतलब कनक ने कहा कि तुम 18 तारीख तक रुक जाओ यार। घर लौटने पर कनक को मालूम हुआ कि लाहौर की स्थिति की नहीं लिखा, लेकिन क्यों ना थी लाहौर की स्थिति नैयर की लाहौर नैयर की ये कैसे लिखा है? लाहौर की स्थिति नैयर की सारी जायदाद पर, ये थोड़ा-सा संभवतः त्रुटिपूर्ण लिखा हुआ है कि ऐसा हो सकता है कि लाहौर में नैयर की सारी जायदाद पर मुसलमानों का कब्ज़ा हो गया है। यानी कनक को पता चलता है कि नैयर नैयर के जो संपत्ति जो लाहौर में थी, उस पर मुसलमानों का कब्ज़ा हो गया है। घर के सब लोग दुखी थे, कांता आदि रो रहे। मतलब जब कनक किससे मिल के आती है, जयदेव से मिल के आती है, तो उसे घर में पता चलता है कि जो नैयर की सारी संपत्ति थी, उस पर मुसलमानों ने कब्ज़ा कर लिया है। घर के सब लोग दुखी थे, कांता रो रही थी। शाम को सब मन मारकर क्लब के भोज पर गए थे। एक वहाँ पास में जो नैनीताल में एक क्लब था जहाँ पर स्वतंत्रता के अवसर पर भोज हो रहा था, तो सब लोग वहीं गए थे। और वहीं उन्होंने रेडियो पर दिल्ली में होने वाले स्वतंत्रता उत्सव के समाचार और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रसाद का सुना भाषण सुना, ठीक है? फिर नेहरू का भाषण हुआ। नेताओं ने आज़ादी पर हर्ष प्रकट करते हुए स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वालों के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की। रात के ठीक 12 बजे देश स्वतंत्र हो गया। झील के किनारे जनता उत्सव मना रही थी। यानी इस पूरे पैराग्राफ में बताया गया है 15 अगस्त का उत्सव कि जहाँ एक ओर झंडे फहराए जा रहे हैं तो दूसरी ओर
मारकाट मचा हुआ है पंजाब के बहुत सारे हिस्सों में। और इस पैराग्राफ में ये भी बताया गया कि लखनऊ से जो जयदेव है वो लौट कर कनक के पास आता है, दोनों की बातचीत होती है। कनक से जयदेव कहता है कि तुमने जो भेजा था मिलने मिलने के लिए, किसके साथ मिलने के लिए भेजा था उसने, याद रखिएगा, मिसेस पंत और एक नारायण जी से मिलने के लिए भेजा था। तो लेकिन जिस काम से गया था, यानी नौकरी के लिए वह गया था, तो क्या बोल रहा हूँ, नौकरी के लिए वह गया था, लेकिन उसको नौकरी के लिए वहाँ कुछ सफलता नहीं मिली और वह निराश होकर लौट आया। अब कनक के सामने यह प्रश्न खड़ा हो उठा कि अब क्या करे, कैसे करे। अब अब कुछ दिन बाद यह परेशान होने लगा, जयदेव परेशान होने लगा, वह लाहौर लौटने के लिए छटपटा रहा था। अब शाम को अब और इसी बीच कनक को मालूम हुआ कि नैयर की जो संपत्ति थी, जो लाहौर में उसकी संपत्ति थी, उस पर मुसलमानों का कब्जा हो गया है। सब परिवार वाले इधर, कनक के परिवार मतलब उसकी दीदी और जीजा जी दोनों दुखी हैं। और इधर जयदेव का भी कुछ नहीं हुआ, तो उससे भी उसकी मतलब कि इस जयदेव के समाचार से भी वो परेशान है। तो पूरे सब लोग नैनीताल में जितने भी पात्रों का वर्णन है वो सब परेशान हैं। अब देश आज़ाद हो चुका है। अब क्या है, पुरी ने इस शर्त पर 18 तक रहने का वादा किया कि 19 को कनक उसके साथ लखनऊ चलेगी। ये समझ नहीं आ रहा है लखनऊ क्यों चलेगी। उसने तो कहा है कि अ, अच्छा, पुरी ने इस शर्त पर 18 तक रहने का वादा किया कि 19 को कनक उसके साथ लखनऊ चलेगी। ये समझ नहीं आ रहा है, एक सेकंड। हाँ, तो हम पढ़ रहे थे, माफ़ कीजिएगा मैं थोड़ी देर के लिए रुक गया था, गले में खराश। तो पुरी ने इस शर्त पर 18 तक ठहरने का वादा किया कि 19 को कनक के साथ लखनऊ, ठीक है। यानी जयदेव ने कहा कि मैं अभी जा मतलब वो जाना चाहता था लाहौर, लेकिन कनक ने कहा रुक जाओ। तो जयदेव ने कहा कनक ने कहा रुक जाओ, लेकिन जयदेव ने कहा कि 18 तक मैं रुक जाऊंगा, लेकिन उसके बाद तुम्हें मेरे साथ लखनऊ आना पड़ेगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। परंतु पंडित जी 18 को नहीं आए। पंडित जी 18 मतलब उसके जो कनक के पिताजी थे, वो आने वाले थे 18 को, लौटने वाले थे, लेकिन 18 को नहीं आए, ठीक है। तो आगे क्या होता है कि अखबारों में समाचार मिला कि लाहौर के सारे हिंदू हिंदुस्तान चले आए थे, पंजाब में हिंदुओं पर भयंकर अत्याचार हो रहे थे। पढ़कर पूरी धक से रह गया। पूरी तुरंत अपना सामान समेट कनक से मिल नैनीताल अ, देखिए, यहाँ क्या हो रहा है कि मैं पूरा पढ़ लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। पढ़कर पूरी धक से रह गया। पूरी तुरंत अपना सामान समेट कनक से मिल नैनीताल से रवाना हो गया। कहाँ के लिए? लाहौर के लिए रवाना हो गया। परिस्थिति ऐसी थी कि कनक विरोध न कर। देखिए, यहाँ बड़ी विडंबना है कि एक तो कनक के पिताजी भी 18 को आने वाले थे, नहीं आए, और समाचार मिला है कि वहाँ लाहौर के सारे हिंदू हिंदुस्तान चले गए हैं। और दूसरी तरफ जो जयदेव है वो भी इस बात से परेशान है कि अगर सारे हिंदू लाहौर छोड़कर हिंदुस्तान लौट गए हैं, तो मेरे पिताजी कहाँ गए? वो तो अभी तक आए नहीं कहीं, और उनकी सूचना भी नहीं मिली कि कहाँ गए। तो इसलिए वो परेशान है। अब ऐसी स्थिति में वो अब वहाँ बैठकर तो रहने वाला है नहीं, तो वह लखनऊ जाने के बजाय वो नैनीताल से सीधा वहाँ के लिए रवाना हो गया। कहाँ के लिए? लाहौर के लिए। याद रखिएगा, ऐसी घटना हुई है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अ, गाड़ी में बड़ी भीड़ थी। गाड़ी में बड़ी भीड़ थी। मुसलमान पश्चिम की ओर भाग रहे थे। अ, रुकती रुकाती गाड़ी अम्बाला पहुंची और वहां से बड़ी धीमी चाल से आगे बढ़ी। आगे गाड़ी सरहिंद स्टेशन से कुछ आगे बढ़ी ही थी कि हिंदुओं ने उस पर आक्रमण कर दिया। यानी उस ट्रेन में बहुत सारे मुसलमान थे, उस पर हिंदुओं ने आक्रमण कर दिया। उन्होंने मुसलमानों को मारा और सामान लूट लिया। सैनिकों के आने पर लुटेरे भाग गए।
लुधियाना पहुंचने पर हुक्म मिला कि आगे गाड़ी पर हमला होने का खतरा है। यानी मुसलमान जो पूर्वी पूर्वी पंजाब से पश्चिमी पंजाब की ओर जा रहे थे, यानी पाकिस्तान में जा रहे थे, उनकी गाड़ियों पर हमला हो रहा था। तो उसी उसी प्रकार की घटना इसी पे यहीं यहाँ भी है। लुधियाना पहुंचने पर मतलब आदेश मिला कि अब यहाँ से गाड़ी अगर आगे जाएगी तो लोगों को खतरा हो सकता है, इसलिए गाड़ी आगे नहीं जाएगी। मतलब निश्चय किया गया कि गाड़ी आगे नहीं जाएगी, यानी ट्रेन, ठीक है। और सब लोग नीचे उतर गए। पूरी मतलब पूरी भी उसी गाड़ी में था। पूरी भी वहाँ से उतर गया, मतलब उस गाड़ी से उतर गया। उसने वहाँ के हिंदू कैंपों में अपने घर वालों को ढूंढने का निश्चय किया, परंतु सफलता नहीं मिली। यानी बहुत परेशान था बेचारा। उसके माता पिता गए तो गए कहाँ, भारत में गए या फिर वहाँ उनको कुछ हो गया, वो बहुत चिंतित था। तीसरे दिन वह वहाँ से फिरोजपुर रवाना हो गया, ठीक है। वहाँ पास में ही फिरोजपुर है, वहाँ रवाना हो गया। वहाँ और भी ज़्यादा भीड़ थी, ठीक है। वहाँ बिस्तर उठा वहाँ अरे यार, अपना बिस्तर उठा मुसाफिर खाने में पहुंचा। मतलब फिरोजपुर जाके मुसाफिर खाने में पहुंचा। वहाँ उसने कैंपों में घूम फिर कर अपने घर वालों को ढूंढा, यानी वो अपने परिवार वालों को अलग अलग जगहों पर ढूंढ रहा था। वहाँ उसे अपनी गली का कालीचरण मिला, परंतु उससे भी घर वालों का कोई पता ना मालूम हो सका। याद रखिएगा, कालीचरण, ठीक है, हालांकि इम्पोर्टेंट नहीं है। तो और एक कैंप में उसे बांधवा मत नारंग का परिवार मिला। बांधवा मत नारंग कौन है? उर्मिला, संभवतः मुझे याद है, उर्मिला के संबंध रखने वाले, ये मतलब उर्मिला से संबंधित परिवार है। परिवार मिल गया। नारंग जी ने उसे लाहौर के सारे समाचार सुनाए। दूसरे दिन बाजार जाते समय गुंडों ने उसे लूट लिया। मतलब किसे लूट लिया? जो जयदेव था उसे लूट लिया गया दूसरे दिन बाजार जाते हुए। गुंडों ने लूटा, ना कि मुसलमानों ने। दुखी पुरी ने वहाँ नंगी मुसलमान लड़कियों को नीलाम होते देखा। बाप रे! सोचिए, मतलब देश की स्थिति इतनी खराब थी कि स्त्रियों को नंगा यानी नग्न करके बेचा जा रहा था मुसलमान। भारत में मुसलमानों की स्थिति खराब थी और पाकिस्तान में हिंदुओं। तो सोचिए, इतनी खराब स्थिति थी, बेचारा ये इतना परेशान था। ये जो जयदेव है, वो कभी इस कैंप में जा रहा है, कभी उस कैंप में जा रहा है। वो अपने परिवार वालों को इतना ढूंढने के लिए इतना व्याकुल है, लेकिन उसे कुछ सूचना नहीं मिले। उसे अपने गली का एक व्यक्ति मिलता है, कालीचरण। लेकिन कालीचरण से भी उसे कुछ सूचना नहीं मिलती कि उसके परिवार वाले गए तो गए कहाँ। अब वो खोज रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तारा को सूचना दी गई कि उसे कैंप ले जाने के लिए सिपाही आया है। अच्छा, चूँकि तारा अ, ने जो हामिद जी के बेटे, शायद अमजद था, उससे आग्रह किया था कि वह उसे हिंदुओं के कैंप में छोड़ दे। तो तारा को सूचना दी गई कि उसे कैंप में ले जाने के लिए सिपाही आया है। वह प्रसन्न मन से नीचे खड़ी जीप में आकर बैठ गई, ठीक है। गाड़ी रावी के पुल को पार कर जाने लगी तो अच्छा, रावी मतलब गाड़ी जब रावी के पुल को, मतलब वो उधर ही वो भारत की ओर नहीं जाने लगी गाड़ी, बल्कि पाकिस्तान की दूसरे क्षेत्र में जाने लगी। तारा ने विरोध किया, परंतु उसे जबरदस्ती चुप कर दिया गया। मार पड़ने पर वह बेहोश हो गई। होश आने पर उसने अपने को एक घर के आंगन में पड़ा पाया। वहाँ आधे कपड़े पहने और भी कई हिंदू स्त्रियां थी। बंती संवत आदि ने बन, बंती सतवंत, माफ कीजिएगा, बंती है बंती है, नहीं पता, मात्रा कुछ हुआ है कि यहाँ पर समझ नहीं पा रहा हूँ। बंती और सतवंत आदि ने रो रो कर उसे अपने दुख भरी कहानी सुनाई। संभवतः ये उनके परिचित होंगे, मतलब जो तारा है उनके परिचित लोग होंगे ये दोनों। रो रो कर अपनी कहानी सुनाई। सुनकर तारा दहल गई। उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें यहाँ ने बेचने के लिए कैद कर रखा है। एक बुढ़िया आकर उन्हें रोटी दे जाती थी, परंतु कभी-कभी कई दिनों तक नहीं आती थी। मतलब क्या हो रहा है कि तारा को जो उम्मीद मिली थी कि वह हिंदू कैंपों में जाकर अपने परिवार वालों को ढूँढ पाएँगी, लेकिन उसकी यह उम्मीद भी जाती रही। वह एक मुँह से निकली, मतलब बोलते हैं ना कि एक मुहावरा है ना, आसमान से गिरे और खजूर में लटके। तो वैसा ही कुछ है कि तारा एक गुंडे के चंगुल से छूटी ही थी कि दूसरे गुंडे के चंगुल में फँस गई।
ये गुंडा ऐसा है कि उसने उसको एक तरह से अपहरण करके उसे एक घर में कैद कर लिया है जहाँ पास अन्य लोग भी हैं और उसके कपड़े बहुत फटे हुए हैं। नहीं पता उस लड़के ने उसके साथ क्या क्या कर डाला होगा। एक बुढ़िया आकर उन्हें रोटी, तारा को फुसलाने की कोशिश की। क्षमा कीजिएगा, जल्दी को रोटी दे। तारा को उसने फुसलाने की कोशिश की परंतु तारा ने उसे झिड़क दिया। एक दिन उस अड्डे का मालिक गफूरा था उस मतलब अड्डे का जहाँ पर लड़कियों को या फिर लोगों को कैद करके रखा जाता था। 2-3 लड़कियों को और लेकर आया। एक एक दिन वह फिर आया, दुर्गा नामक स्त्री को ज़बरदस्ती पकड़ कर ले आया। मतलब दुर्गा एक स्त्री थी, मतलब माफ़ कीजिएगा, मतलब दुर्गा इस संभवतः इसकी संबंधित रही होगी, कहानी में आगे आएगा। दुर्गा नामक स्त्री को ज़बरदस्ती पकड़ कर ले आया, उसे बेच दिया गया था। मतलब उसे किसी ने बेच दिया था। सोचिए, दुर्गा नामक स्त्री को किसी ने खरीद कर बेच दिया था मुसलमान के हाथों। परंतु परंतु एक दिन उन आगामी स्त्रियों का उद्धार करने वाले आ गए। अरे यार! मैं क्या पढ़ रहा हूँ? माफ़ कीजिएगा, आगामी बोल रहा हूँ, ये अभागी रहेगा। परंतु एक दिन उन अभागी स्त्रियों का उद्धार करने वाले आ गए। हिंदुस्तानी पुलिस के साथ एक हिंदू संभ्रांत स्त्री उन्हें छुड़ाने और भारत ले जाने के लिए आई थी। अच्छा, यानी उनकी मदद के लिए एक हिंदुओं का टोली आया जिसमें एक हिंदू संभ्रांत स्त्री थी और जो कि उनको भारत ले जाने के लिए आई थी, यानी छुड़ाने और उनको जहाँ जाना है वहाँ ले जाने के लिए आई थी। अ, असद और जुबैद ने पुलिस को इस अड्डे की सूचना दी। देखिए, जो असद है, ये लोग कम्युनिस्ट थे, ये सब सामाजिक कार्य कर रहे थे, इन्होंने अड्डे की सूचना दी थी। वह दोनों भी पुलिस के साथ आए थे, यानी असद का मिलन हुआ किससे? तारा से। यानी दोनों प्रेमी-प्रेमिका आपस में मिल गए। हिंदू स्त्री कौशल्या देवी थी जो भारत सरकार की प्रतिनिधि बनकर वहाँ आई थी। याद रखिएगा, कौशल्या देवी हिंदू स्त्री थी जो कि भारत सरकार की प्रतिनिधि बनकर वहाँ आई थी। असद जुबैद, याद रखिए, उन्होंने सूचना दी थी। असद जुबैद तारा को वहाँ देख आश्चर्यचकित रह गए। असद के पूछने पर तारा ने उसे सारी घटना सुना दी, ठीक है। असद ने तारा को बताया कि सब लोग तारा को मर गई समझते हैं। हाँ, मतलब चूँकि उनके परिवार को पता चला था कि तारा गायब हो चुकी है, तो उन्होंने उसे मरा हुआ मान लिया था। तो असद ने तारा को बताया कि सब लोग मान रहे हैं कि तुम मर चुकी हो। अब थोड़ा-सा ही बचा है, मुश्किल से कुछ लाइनें। उनकी गाड़ी को साथ लिए सैनिक दल कॉल सॉरी उनकी गाड़ी को साथ लिए सैनिक दल पुल पार सैनिक मतलब उनकी गाड़ी को साथ लिए सैनिक दल पुल पार कर लाहौर की सीमा में आ गया था। उन लड़कों को तारा को उन लड़कों को देख पुराने दिनों की याद हो आई जब वह अपनी सहेलियों के साथ वहाँ से गुजरा करती। कैंप में अ, कैंप कैंप के सामने पहुंचकर असद ने कहा कि तुम हिंदू के रूप में लाहौर में तो रह नहीं सकती। अब अपने भविष्य का निश्चय तुम्हें स्वयं और अभी करना होगा। मैं शाम को 5 बजे फिर आऊँगा। उसके जाने के बाद कौशल्या ने सब स्त्रियों से उनके घर के पते पूछे। तारा ने कह दिया कि मेरा कोई नहीं। कुछ देर बाद सबको कुछ देर बाद सबको गाड़ी में बैठ वहाँ से चलने के लिए कहा गया। अच्छा, तारा ने तारा ने उसे वहीं छोड़ देने की प्रार्थना की। अच्छा, तब तारा ने कौशल्या देवी से कहा कि मुझे यहीं छोड़ देवें, परंतु सुनी नहीं गई, ठीक है, मतलब उसकी बात सुनी नहीं गई क्योंकि उसके लिए खतरा था। अंत में सशस्त्र सैनिकों के पहरे में सशस्त्र सैनिकों के पहरे में पाकिस्तान से बचाई गई हिंदू स्त्रियों से भरी 10 बसें हिंदुस्तान की सीमा की ओर रवाना हो गई। रास्ते में दोनों ओर सामान दो रास्तों के दोनों ओर सामान और सड़ी लाशें बिखरी पड़ी थी, जिनसे उठती बदबू और मक्खियाँ सबकी दमें घोट रही थी। तारा सोच रही थी कि वह अपने घर वालों को कहाँ ढूँढेगी।
और उनसे क्या कहेगी। रास्ते में उन्हें भारत से आता मुस्लिम शरणार्थियों का एक विशाल काफ़िला मिला। उन सब की बड़ी बुरी हालत थी। घंटों क्या घंटों में वह काफ़िला गुज़रा। तब कहीं इन लोगों की बसें आगे बढ़ी। ड्राइवर ने कहा कि देश के बँटवारे से हिंदू मुसलमानों को यह मिला कि दोनों अपने-अपने घरों से मार-मार कर निकाले गए। अंत में सारी गाड़ियाँ भारत-पाकिस्तान के सीमा स्थल वाघा पर पहुँच गई। अच्छा, इसके बाद भारत की सीमा में प्रवेश करने के बाद ही सारी स्त्रियों ने चैन और सुरक्षा की साँस ली। वहाँ से गुजरते मुसलमानों के काफ़िले को देखकर ड्राइवर बोला, रब ने जिन्हें एक बनाया था, रब के बंदों ने अपने वहम वहम और ज़ुल्म से उन्हें दो कर दिया। यानी ड्राइवर बहुत बड़ी बात करते हैं, रब ने एक बनाया था, उन रब के बंदों ने याद रखिएगा ये इम्पोर्टेंट लाइन था। मतलब ये बहुत बड़ी बात कही थी ड्राइवर। देखिए, अब तारा को निर्णय लेना था कि वो क्या करे। वो अशरफ के साथ पाकिस्तान में अपना धर्म परिवर्तन करके बस जाए या हिंदुस्तान चले जाए जहाँ उसका कोई नहीं है। तो उसे अंत में निर्णय लेना पड़ा और वह चाहती थी कि पाकिस्तान में रुक जाए। संभवतः उसे असद से कुछ आशा थी कि अब मेरे परिवार में कोई नहीं है, तो वो असद के साथ ही रहना चाहती थी। लेकिन कौशल्या देवी ने ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने उसको वह उसे अपने साथ ले गई, यानी हिंदुस्तान ले गई। अब हम इसी के साथ हमारा जो झूठा सच है उसका जो प्रथम खंड है वो समाप्त होता है। हमने अभी तक की वीडियो में उसके सभी चैप्टरों को, यानी उसके प्रकरणों को समाप्त कर दिया है। मतलब पहले खंड के प्रकरणों को समाप्त कर दिया है। अब हम उसके दूसरे खंड यानी देश का भविष्य पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए अलविदा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपसे आग्रह है कि जो भी कमियाँ मेरे पढ़ाने के में आपको दिखी होंगी, उसको आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे सेंड करें और मतलब कमेंट करें। आशा है जितनी ज़्यादा आप कमियाँ बता पाएँगे, उतना ज़्यादा मैं सुधार करने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए अलविदा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।